दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा टॉक विद टॉक एडुकेटर के दूसरे एपिसोड में हम हमारे साथ मौजूद हैं सतीश चंद्रा सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार सर। जी, तो सर कल आपने बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई, बच्चों ने भी उस वीडियो को देखा, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई। सर जी सर। मैथमेटिक्स के आप मतलब गणितज्ञ हैं हमारे लिए, काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों ने बोली है आपसे पूछने के लिए, काफ़ी सारी डिस्कशन हमें करने हैं सर। और कल के जी सर। वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा-सा चर्चा किया भी था कि बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है। मैं अगर आपसे पूछूँ कि एक स्टूडेंट जो अभी इस वीडियो को देख रहा है, वो आपसे पूछ रहा है सर कि हम ऐसा क्या करें? ऐसा कोई जादू मंतर है, कोई शॉर्टकट है या कुछ है कि आज से मुझे मैथमेटिक्स में मन लगने लगे? अगर ऐसा कुछ बाबा का चूर्ण हो तो पिला दीजिए या कुछ भी जो है, तो सर बता दीजिए। जी सर। जी, जी सर। बिल्कुल, बाबा का चूड़ी मिलेगा, एकदम सीरम मिलेगी जी, और जिससे बच्चे है ना वो दूर हो जाएगा एक जी, तरीके से ये मान। तो यहाँ पर क्या है ना, जिस बच्चे का ये भी प्रश्न है या ये सोच रख रहे हैं कि हमें ऐसा कोई चूर्ण मिल जाए जिससे जी, हम गणित को सीख, बिल्कुल मिलेगा। तो इसके लिए बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे बढ़ना है वो समझेंगे। जी। देखिए, बच्चे को ये लग रहा है कि हमें मैथ आता नहीं है, हुँ, अब हमें मैथ सीखना है। हुँ, तो इसके लिए बच्चे को सबसे पहले अपना वहां पर एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि हमें डेली इस समय इतने घंटे पढ़ना है। डेली आप ज्यादा नहीं, 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन पहले टाइम टेबल बनाइए कि हमें रोजाना 1 घंटे पढ़ना है। शाम को पढ़ना है या दोपहर में पढ़ना है, शाम को या आप सुबह पढ़ना है। तो अपना टाइम टेबल बनाने के बाद अब उसके बाद आपको क्या करना है, रेगुलर अपनी क्लासें लेनी है। और जब हम अपनी क्लासें देते हैं, जैसे मैं अभी आपको क्लासें सुबह भी करा रहा हूँ और शाम को भी क्लासें करा रहा हूँ, जब बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा तो उस जो सोच रहा है कि मैं इससे मैथ नहीं आता है, तो उसको मैथ आने लगेगा, बिल्कुल आने लगेगा। मैं 100% कह सकता हूँ, श्योर हूँ कि बच्चा बिल्कुल सीख जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि मेरी क्लास ले और ना सीखे। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चे को वहां पर टाइम टेबल बनाना है कि मुझे सर की क्लास 1 घंटे डेली लेनी है। तो वहां पर क्या है ना, बच्चे को हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं। जैसे बच्चा ये बिल्कुल मान के चलिए कि 1 2 3 जानता ही नहीं है, तो वहां से हम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। पहले बच्चे का लेवल देखेंगे, बच्चा कितना जानता है, उसके हिसाब से हम वहां से शुरुआत करेंगे और एक एक चीज को हम क्लियर करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और बच्चों से साथ ही साथ हम पूछते चलेंगे, उनका हम मूल्यांकन भी करेंगे, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों से करवाएंगे, हमने जो चीजें बताई हैं उन पे बच्चा कितना सीखा और कितना परसेंट नहीं सीख पाया। तो उससे हमें लगेगा कि हमें दोबारा से अभी और रिवाइज करने की जरूरत है, तो हम उसको दोबारा से रिवाइज कराते हैं। रिवाइज कराते हैं तो जब हमें लगता है कि बच्चे यहाँ पर 95% सीख चुके हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी हम किसी भी रूम की छत पर पहुंच जाते हैं, कमरे की छत पर पहुंच जाते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर मैथ में भी यही होता है कि आप सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे बढ़ते जाएं। यानी स्टेप बाय स्टेप जब रोजाना आप क्लास लेंगे तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर बच्चों को ऐसा भी लगता है कि हमसे जो चीजें समझ में नहीं आई, तो बच्चे कुछ वहां पर शर्म की वजह से या अपने आप को कुछ छोटा महसूस करते हैं, तो इस प्रकार से बच्चे पूछते भी नहीं है। उन्हें लगता है कि हम पूछेंगे तो बच्चे जो सीख गए हैं, अब वो हम पूछेंगे तो हमें थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होगी। जी, तो ये जो बच्चों की सोच, इसको भी दूर करना पड़ेगा। अगर बच्चों को गणित सीखना है, एक कह सकते हैं सिरप की तरह पीना है उस गणित को, तो ये दूर करनी पड़ेगी अपनी धारणा कि हमें शर्म लगेगी। नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। जब हम एजुकेशन ले रहे हैं सभी समान होते हैं, सभी बच्चे, चाहे बच्चा सीखा है चाहे नहीं सीखा है। जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उनको पूछेंगे, डेली आप पूछते रहिए। और उनका साथ ही साथ जो भी हमने सिखा दिया, जैसे मान के चले हमने सिखा दिया बच्चों को नंबर सिस्टम सिखाया, उसमें बच्चों को हमने सिखा दिया है कि हम इकाई अंक कैसे निकालते हैं या हम इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू की बात करें। तो बच्चे ने जो चीजें सीख ली हैं उनका बच्चा घर पे प्रैक्टिस भी करे। और स्थानीय मान और इकाई अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको घर पे प्रैक्टिस सेट से लगाए। उन्हीं टॉपिक को लगाना, ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लगाना। एक्स्ट्रा लगाएगा तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाएगा कि ये चीज हमसे आ नहीं रही है, क्योंकि उसने जो सीख लिया है उसी का उसे प्रैक्टिस करना है केवल। और जो भी प्रश्न उससे नहीं आ रहे हैं वो अगली क्लास में सर से पूछे और अपने बेझिझक होकर के पूछे। तो मैं आशा करता हूं इस तरीके से बच्चा डेली अपनी कंटिन्यू बनाए रखेगा, तो उसके जो डाउट है और उसकी जो समस्या है, वो चाह रहा है कि मुझे एक जड़ी बूटी मिल जाए कि मैं मैथ सीख रहा हूं, तो वो एक जड़ी बूटी का कार्य करेगा, ये जो मैंने तरीका बताया है। जी। सर यहाँ तो पर एक बच्चे का एक और क्वेश्चन था इसी के अंदर में कि सर जब मान जी लीजिए सर। जैसे कि अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं, बनाते हुए जब भी बनाना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो जी अगर सर। मान लीजिए कोई एक चीज़ बना रहे हैं, कोई एक प्रश्न बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें अटक गए, रुक गए, तो रुक ही जी सर। जाते हैं, उसके बाद मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है,
डर भी लगने लगता है फिर से, बिल्कुल, और वहां से फिर बिल्कुल। आगे बढ़ने का भी मन नहीं करता है। देखते देखते टाइम भी आधा घंटा पौन घंटा बीत जाता है उसमें, तो फिर अब लगता है कि मतलब इतना टाइम लग गया ये करी। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए सर? देखिए, इस कंडीशन में ऐसा करना चाहिए, जब बच्चे वहाँ पर गणित को कर रहे होते हैं, हम्म। तो अपना लगातार कहते हैं, मान लो 2-4 क्वेश्चन किए बच्चों ने, आराम से निकल आई, कोई दिक्कत नहीं उन्हें और कोई कठिनाई महसूस नहीं। जैसे अगले क्वेश्चन मान ली 6वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उनको कठिनाई इस तरह लगता है कि हमसे ये क्वेश्चन आ नहीं रहा। उन्होंने प्रयास किया निकालने का, उन्होंने प्रयास तो किया लेकिन जी। आया नहीं, फिर जी। किया फिर भी नहीं आया, तो वो अब क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, कहेंगे हमसे मैथ नहीं आ रहा। हम्म। तो इस स्थिति में बच्चे को फिर लगातार प्रयास नहीं करना है, बच्चों को लगातार प्रयास नहीं करना है, थोड़ा रुकना है और रिलैक्स होना है। 10-5 मिनट या 15 मिनट का रेस्ट लेकर के फिर दोबारा से उसमें एनालाइज करना है। 15 मिनट आप थोड़ा सा घूम सकते हैं या अपना और भी वर्क कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट का। उसके बाद दोबारा से उसी प्रश्न पे आइए, फिर उसको एनालाइज करेंगे, तो बच्चे की जो, यानी वो केंद्र से हट गया था कि हमें क्वेश्चन कैसे निकालना है, वो हम्म। 15 मिनट के बाद वो उसके निष्कर्ष पे बच्चा पहुंच जाएगा कि हमें ये कैसे निकालना है, कैसे सर ने बताया था। क्योंकि लगातार जब आप कर रहे होते हैं तो वहां पर एक बार अटक जाती हैं, तो हम्म। आपका जो केंद्र है उसी अटकने वाले पॉइंट पर ही पहुंच जाता है। हम्म। सारा फोकस वहीं पर, ये आ क्यों नहीं रहा है, ये कर तो सही रहे लेकिन आ क्यों नहीं रहा है, तो आप सोच ज्यादा उसके आसपास की चीजें नहीं सोच पाती, उसी एक ही बिंदु पर सोच रहे होते हैं फिर। तो हम्म। इसलिए वहां पर रुक जाना चाहिए और 10-15 मिनट के बाद या कोई अदर वर्क कर लें या फिर थोड़ा रिलैक्स लेकर के उसके बाद दोबारा से चीजें करेंगे, तो मुझे लगता है कि उस पॉइंट पे आसपास की चीजों से सोच पाएंगे और भी फॉर्मूलों से सोचेंगे, तो वो चीज सॉल्व हो जाएगी, यानी हल हो जाएगी। और बच्चे उसमें जो डिमोटिवेट हुए थे वो दूर हो जाएगा, बच्चे आराम से आगे बढ़ने लगेंगे और सीख जाएंगे। जी। जी। बिल्कुल सर, ये मुझे लगता है कि ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है सर, बिल्कुल सही आपने कहा। कई बार जब आप अपने माइंड जी को सर। डेविएट कर लेते हैं उस पॉइंट से, जो कि सेंटर पे ऑलरेडी बार-बार आप उसी पे चोट कर रहे हैं। एक बार आप हाँ। डेविएट कर जी लीजिए, सर। कुछ और कर लीजिए, फिर आप आइए तो आप एक नए यस सिरे सर। से चीज़ों को देखते हैं। जी। तो यस सर। सीटेट के बारे में सर, सीटेट की मैथमेटिक्स की एकदम अगर हम बात करें, सीटेट की अभी आने वाले समय में एमपीटेट एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों का, रीट है, यस सर। यूपीटेट है और भी अलग-अलग घोषणाएँ हो रही है। तो अगर इसके अंतर्गत हम सबके 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स की यस हम सर। बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स 30 नंबर का आता है और मोटा-मोटी यस सर। 30 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए मिलता है। तो जी मैथमेटिक्स सर। बच्चे को कब करना चाहिए? और मैथमेटिक्स एग्ज़ाम हॉल में करने का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए सर? और किस तरीके से मैथमेटिक, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को भी, क्योंकि एज़ अ टीचर हम सब लोग कंप्लीट बच्चे का अगर अच्छा एग्ज़ाम जाएगा तभी वो पास भी करेगा। तो कैसे जी वो सर। मैनेज करें मैथमेटिक्स को अपनी चीज़ों के साथ? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। 2 चीज़ होता है, एक तो लैंग्वेज में इंग्लिश के लिए बच्चे पूछते हैं और दूसरा मैथमेटिक्स के लिए जी पूछते हैं। इस सर। दोनों में बच्चे ज़्यादा डरते हैं। तो मैथमेटिक्स को एग्ज़ाम हॉल में कैसे मैनेज करें सर? जी सर। तो इस स्थिति में बच्चों को पहले ये देखना पड़ेगा कि हम जो पढ़ रहे थे, अपने 4 या 5 या जो 6 सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, अपने सी टेट के लिए या यूपी टेट या सुपर टेट के लिए, हुँ। सुपर टेट में तो 14 सब्जेक्ट होती हैं। जी। तो अपनी जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो उसमें बच्चों को पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा घर पे एग्जाम हॉल में जाने से पहले कि हमें सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा आता है। वहां पर ये मैंने नहीं करना है कि आपको ये नहीं ध्यान में रखना है कि हमें हिंदी पहले करना है या इंग्लिश करना है, इस पे नहीं फोकस करना है। हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा अपना अपने आप का मूल्यांकन कि हमें सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट आता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो। तो सबसे पहले बच्चा ये पता करे हमें कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, चाहे उसमें मैथ आ रहा है, मान लीजिए सबसे अच्छा मैथ ही आता है, तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाकर के सारी एंट्री पूरी करने के बाद बच्चों को गणित ही पहले करना चाहिए। क्योंकि गणित को जल्दी जब आ रहा है तो उसको जल्दी जल्दी कर लेगा, उसमें अटकने का कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और मान के चलिए जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं गणित के, उस 30 क्वेश्चन में बच्चे जल्दी जल्दी 25 क्वेश्चन को कर लेता है। अब 5 क्वेश्चन उसको ऐसा लग रहा है कि जिनका लेवल थोड़ा अभी समझ से बाहर जा रहे हैं, तो जी। उन पे बच्चा समय व्यस्त ना करे, यानी समय खर्च नहीं करना है उसमें, उनको छोड़ देना है। अब उसके बाद देखना है हमें दूसरा सब्जेक्ट कौन सा अच्छे से आता है, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को करना है। जैसे मान के चलिए हिंदी आता है, तो हिंदी के जो 30 क्वेश्चन मिलेंगे उन 30 क्वेश्चन को हिंदी को फटाफट से कर लेना है, क्योंकि हिंदी में तो पढ़ना है और अपना एनालाइज करके आंसर लगाना है, तो उसमें टाइम की सेविंग हो जाएगी कुछ। उसके बाद थर्ड स्टेप देखना है कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, उसको करें। क्रम करने की जरूरत नहीं है हमें कि क्रम से करना है कि हमें पहले हिंदी करना है कि फिर हुँ, इंग्लिश हुँ। करना है, फिर इसके बाद मान के चलिए अदर सब्जेक्ट या हमारे पास जैसे पर्यावरण अध्ययन या बाल विकास है, तो उनको करना है। ऐसा क्रम कुछ नहीं रखना है।
हमें जो भी सब्जेक्ट आ रहा है उस क्रम से करें, और जो भी जल्दी आ रहा है, और गणित खासतौर से करने के बाद जो भी क्वेश्चन टिपिकल लग रहे हैं, जो हमारी समझ से बाहर जा रहे हैं, उनको तो छोड़ देना है, यानी कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद अदर सब्जेक्ट भी आना है। जैसे ही उसके बाद मान लीजिए तीसरा सब्जेक्ट आपको बाल विकास अच्छा आता है, तो बाल विकास को करें। उसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको समझ से बाहर जा रहे हैं, आपको लग रहा है दो डाउट आंसर हो, इसमें दो दो आंसर लग रहे हैं आपको, ये भी सही हो सकता है ये भी, तो उसको भी छोड़ दें। तो उसके बाद तीसरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है 4 वाला पर्यावरण अध्ययन, उसको करें। तो जैसे जैसे करते हैं, और उसके बाद आपका इसी क्रम में जो क्वेश्चन छूट गए हैं, उसके बाद अपना टाइम देखें कितना हमारे पास क्वेश्चन छूटा हुआ है और कितना हमारे पास अभी समय है। उसके अनुसार जैसे मान के चलो आपके 10 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में छूट चुके हैं और हमारे पास 10 ही मिनट है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में बच्चे को सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन बाल विकास में या हिंदी में छूटे हुए हैं, उनको पहले करना चाहिए, न कि मैथ वाले। क्योंकि अगर मैथ में आप लगे तो 10 मिनट आपका मैथ में ही चला जाएगा और अदर क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। तो इसलिए पहले जो क्वेश्चन छूट गए उसमें हिंदी, पर्यावरण अध्ययन और अदर सब्जेक्ट इंग्लिश जो भी है हमारे संस्कृत है, उनको पहले करें। उसके लास्ट में अगर आपके पास समय बचता है, उसके बाद मैथ वाले जो क्वेश्चन थे हमारे, जो नहीं आ रहे थे, हमारे केंद्र बिंदु से हट गए थे, उनको सोल्व करने का प्रयास करें। तो इस क्रम में अगर बच्चा वहां पर सोल्व करता है अपने पेपर को, तो मैं आशा करता हूँ वो टाइम के साथ भी कर पाएगा और ज्यादा बेहतर भी कर पाएगा। सर जी सर। बहुत बढ़िया आपने बताया सर। मैथमेटिक्स में एक चीज बच्चों का, जैसे आपने बोला कि अगर 30 में से 5 क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है या टाइम लग रहा है तो छोड़ दें। वो जब 5 क्वेश्चन, जिस 5 क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, जब बच्चा वो 5 यस क्वेश्चन सर। कर रहा होता है सर, तो मैं मतलब एकदम यस बच्चों सर। के हिसाब से प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज मैंने वो क्वेश्चन देखा, एग्जाम चल रहा जी है, सर। क्वेश्चन देखा मैंने, मुझे पहले से तो पता नहीं है कि ये वो 5 में से है। ये तो यस किसी सर। को पता नहीं होता है। क्वेश्चन देखा, बनाना शुरू किया, लग रहा है कि बन यस जाएगा। सर। एक पॉइंट जी पर सर। आके लगा कि अब शायद नहीं बनेगा। फिर लगा कि नहीं, नहीं, जी नहीं, नहीं सर। बन जाएगा। अलग तरह से स्टार्ट किए। तो कई बार सर इस बात का ऑब्जर्वेशन आने में 3-4 मिनट लग जाता है या 2-3 मिनट लग जाता है कि ये क्वेश्चन लेंदी हो रहा है। और जी कई-कई सर। बार ऐसे लोभ आ जाते हैं मन में कि अरे इतना टाइम दे दिया है तो हाँ। 1 मिनट और दे दो, बन ही जाएगा। जी सर। और हाँ, ये ऐसा लोभ भी में है। ना 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बहुत निकल जाता है और तब भी समय निकल लास्ट में जाता कई है। बार आंसर नहीं आते हैं, आते भी हैं तो 10 मिनट करीबन लग जाता है। ये जी प्रैक्टिकली सर सर। मैंने बच्चों में ऑब्जर्व किया है। तो क्या जी करें बिल्कुल। बच्चे इसके लिए? क्योंकि उनको कोई बताएगा तो नहीं कि ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बनने वाला या ये हाँ। क्वेश्चन छोड़ दो। तो क्या जी करें सर। इस सिचुएशन में? इस स्थिति में बच्चों को क्या है ना, सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि जो 5 क्वेश्चन बच्चे से नहीं आ रहे थे उसमें प्रयास किया उसने, तो पहले ही स्टेप में उसे जब क्वेश्चन नहीं आए, हुँ, तो आगे से बच्चे को ध्यान रखना है कि जैसे उसने पहले स्टेप में उसे लग रहा था मैं क्वेश्चन कर लूंगा, करता जा रहा है, कुछ स्टेप पे आकर के अटक गया। फिर हुँ। उसके बाद उसे कि मैं और कर सकता हूँ, तो ये वाली जो सोच है उसकी मैं अभी और कर सकता हूँ, तो ये सोच बदलनी पड़ेगी। यहीं पर रुक जाना है बच्चे को, नहीं अब आगे नहीं जाना है। क्योंकि अगर ऐसे ही सोचता रहेगा टाइम निकलता रहेगा, तो ये जी, चीज बच्चों को बताई जाएगी एग्जाम हॉल में जाने से पहले कि आप ऐसे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि जिन पे आपको लग रहा था कि हम कर सकते थे, लेकिन आपने करके 1-2 मिनट निकाल दिया, फिर आप अटक गए, फिर आपको लग रहा है कि इतना समय लग रहा है। तो इस तरीके से हमें समय नहीं निकालना है, उस क्वेश्चन को छोड़ ही देना है, वहां पर उस कुछ समय के लिए छोड़ देना है और अदर सब्जेक्ट की तरफ बढ़ जाना है। तो जब अदर सब्जेक्ट हमारे पूरे हो जाएं, उसके बाद आपको टाइम देखना है कितना हमारे पास समय है। उसके बाद जो आपका स्टेप जहां पर अटक रहे थे उससे आगे करेंगे तो आपको जल्दी रहेगा, और ऐसा करने से आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। रुकने के बाद दोबारा से करेंगे, फायदा क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका जो केंद्र था अभी भी वहीं पर जहां पर आप स्टेप को कर रहे थे, जहां अटके वहीं पर दोबारा से करेंगे, फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे। आप दूसरे रास्ते पर नहीं जाएंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे नहीं, आप उसी तरीकों को अपनाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज रहेगी कि हमने निकाला तो है लास्ट तक, उसके बाद में जहां पर अटक रहे हैं वहां से आगे देखना है। तो जी। आप उसी तरीके से दोबारा से करेंगे, फिर वही समय उतना ही समय लगेगा और वो वहीं आकर के अटक जाएंगे। जी, तो वहां पर अदर सब्जेक्ट करके आते हैं तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा अदर सब्जेक्ट में, वहां पर आप बेटर करके आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आ रहे होंगे, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन को देखेंगे तो हो सकता है कि आपके माइंड में दूसरा तरीका निकल आए, तो बिल्कुल। उसको वहीं पर देना है, उसे आगे बार बार ट्राई नहीं करना है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जी सर। बहुत ही मतलब सहज तरीका आपने बता दिया और होता यही है। दोबारा अगर तभी देखें तो जी फिर सर। वही प्रोसेस को पूरा देखेंगे। मेबी हाँ। कैलकुलेशन को दोबारा ट्राई करेंगे, होगा वही, फिर जी वहीं सर। आके अटक जाएँगे। बिल्कुल सही। हाँ, तभी उसको रोक देना है। जी, जी, जी। सर जैसा कि आप पढ़ाते ही हैं, सीटेट में अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में जितना कंटेंट का रोल होता है, पेडागोजी का भी एक महत्वपूर्ण रोल यस होता सर। है।
स्टेट टेट में जी थोड़ा सर। कम है, यूपी टेट सब में, लेकिन बढ़ते जा रहा है। अभी गवर्नमेंट के भी निर्देश जी हैं सर। कि पेडागोजी को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया जाए। तो अगर मैथमेटिक्स के कंटेंट और पेडागोजी में आप क्या डिफरेंस देखते हैं सर? और पेडागोजी सेक्शन को तैयार करने के लिए बच्चों में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कंटेंट जो बच्चा और पेडागोगी को जो पढ़ता है जी, उसमें अंतर होता है कि जो बच्चा बचपन से ही सीख रहा होता है वो कंटेंट को सीख रहा होता है। जी, पेडागोगी पर ध्यान चीज नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। उसमें पेडागोगी जी, वाले पॉइंट तो होती है, जैसे छोटी छोटी क्लासों में जब पढ़ रहे होते हैं 2 3 4 में, तो वहां पर पेडागोगी वाले टर्म्स होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। ध्यान किस पर दिया जाता है, हमें क्वेश्चन को जोड़ कैसे कर निकालना है, घटाया कैसे निकालना है, गुणा कैसे करना है, भाग, इस पे ध्यान दे रहे होते हैं केवल। जी, उनकी जो वाले टर्म्स हैं उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये शुरुआत से ही हम जो कंटेंट पर ध्यान देते चले आ रहे होते हैं, तो हमें कंटेंट इजी लगता है। सभी बच्चों के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं मैं, कि हुँ, बच्चों को क्या है ना, कंटेंट आसान लगता है और पेडागोगी टर्म्स को हम छोड़ते चले आते हैं, नेगलेक्ट करते चले आ रहे होते हैं स्टार्टिंग से जी, ही। जो हमारे गणित के पेडागोगी टर्म्स हैं वो हार्ड लगते हैं। जब हम लास्ट समय पर देखते हैं कि हमें अब जॉब लेनी है, हमें सीटेट की या यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी करनी है, तब हमारे माइंड में ये चीज आती है, यहाँ तो वैल्यू बराबर है, हुँ, 15 नंबर का कंटेंट है तो 15 का पेडागोगी आएगा। तब ये चीज समझ में आती है, उस समय पर समझ में नहीं आ रही होती है जब हम पढ़ रहे होते हैं। वहां हुँ, पर तो केवल कंटेंट दिखाई देता है कि हमारा ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर निकालने का तरीका आ जाना चाहिए, बस जी, ये चीज ध्यान में होती है। वहां पर पेडागोगी टर्म ध्यान में नहीं होता है। तो एक यहाँ पर पेडागोगी समझने में ये कठिनाई का स्तर इसी कारण से हो जाता है, समझने में थोड़ा दिक्कत होती है कि क्योंकि उस पर शुरू से ध्यान नहीं दिया होता है, और कंटेंट पर हम शुरू से ध्यान दे रहे होते हैं तो उसको समझने में थोड़ी आसानी होती है। लेकिन अगर बात करें कंटेंट और पेडागोगी टर्म्स की, तो उसमें अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें पेडागोगी टर्म्स जो होती हैं वो हमारे आसान है, वो सरल है, क्योंकि अच्छा, उसमें आप ज्यादा फॉर्मूले वगैरह नहीं लगाने हैं, कुछ आपको ट्रिक याद नहीं करनी है, उसमें चीजें बस समझनी है। आपको जब चीज समझ में आ जाएगी तो उसे आप चाहे मैथ में लगाइए और चाहे वो पॉइंट आप पेडागोगी उसी टर्म को आप हिंदी में ले जाइए, चाहे बाल जी, विकास में ले जाइए, हुँ, आपका वो चीज समझ लिया तो आप उसको लॉजिकली निकाल पाएंगे। जी, लेकिन कंटेंट क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, ट्रिक याद है, तभी निकाल पाएंगे, और उस ट्रिक से आप बाल विकास को सॉल्व नहीं कर सकते। जी, लेकिन पेडागोगी तो आपने समझ लिया, तो उस मैथ वाली पेडागोगी टर्म से समझने के बाद आप बाल विकास को सॉल्व कर सकते हैं, पेडागोगी वाले सेक्शन को। जी, लेकिन मैथ पेडागोगी सेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए, कंपेयर करें, तो जो पेडागोगी टर्म्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, उनको थोड़ा बस ध्यान से सुन करके और उनके शब्दों पर ध्यान देकर के समझा जाए तो। जी। और जो content हमारा होता है उसमें हमें काफी सारे फॉर्मूले ट्रिक वगैरह याद करनी पड़ती है, उसके बाद उन चीजों को सीख पाते हैं। तो ये चीज होती है सर। तो पेडागोजी मेनली आप कह रहे हैं कि मतलब अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बचपन से तो देखते नहीं है। लेकिन अब हाँ जी अगर आप सर, बोल रहे हैं कि बिल्कुल। ध्यान अगर दिया जाए तो सरल है, समझ सकते हैं और मल्टी यूज़ भी है। मतलब अलग-अलग जगह पे भी उसका यस यूज़ सर। कर सकते हैं। जी जी। सर। अब पेडागोजी जोड़ना ज़रूरी क्यों था सर? आपको क्यों लगता है कि पेडागोजी क्यों ज़रूरी था हमारे सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस में ऐड करना? जी सर, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पेडागोगी से एक ये एनालाइज हो पाता है कि हम बच्चे को जब पढ़ा रहे होते हैं, तो हम पेडागोगी जब पढ़ते हैं तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि बच्चे को हमें एक बच्चे को कैसे सिखाना है और दूसरे स्तर का बच्चा है उसे कैसे सिखाना है। ये जो हुँ, हमें नॉलेज मिलती है, बच्चे अलग अलग प्रकार के बच्चे मिलते हैं हमें, सभी की भिन्नताएं अलग अलग होती हैं, बच्चे का स्तर अलग अलग होता है। तो उन बच्चों में सीखने में सभी की सीखने के तरीके समान नहीं होते, अलग अलग सीखने के तरीके होते हैं। तो उन बच्चों को हम मूल्यांकन कर पाते हैं कि बच्चे में इसमें कमियां कहाँ पर आ रही हैं। हमने 4 बच्चों को पढ़ाया, उसमें 2 बच्चे सीख गए हैं, 2 नहीं सीख पा रहे हैं। तो ये हमारी जो सोच बनती है कि दूसरी विधि से हम सिखाएं, वो हमारी पेडागोगी से ही बनती है, हमारी हमारी जो पेडागोगी सेक्शन है उससे ही बनती है। हम सोच पाते हैं कि हम बच्चे को इस विधि से ना मान करके हम दूसरे तरीके से ऐसे भी सिखा सकते हैं, वो हमारा कंटेंट से नहीं होता है। हमारा तरीका जो सोच बनती है, हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग बनती है, वो हमारे कंटेंट से ना होकर के हमारी पेडागोगी से ही बनती है, कि हम इस बच्चे को भी सिखा सकते हैं और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सिखा सकते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और अपना उस पर ज्यादा एनालाइज कर पाए, इसलिए हमारा गणित में या अदर सब्जेक्ट की बात करें उसमें हमारा शिक्षण शास्त्र महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जी। इसकी पढ़ने के बाद इसके ऐसे हमारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे निष्कर्ष निकल के आते हैं कि हम अलग अलग तरीके से उस पर सोच पाते हैं फिर बच्चों को सिखाने के लिए। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये पेडागोगी सेक्शन है महत्वपूर्ण हो जाता है। जी सर, बिल्कुल। सर मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने के लिए अगर सीटेट की बात करें या स्टेट टेट की बात करें, मैथमेटिक्स को जी सर। कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम बच्चा अगर दे दे, मतलब ओवरऑल मंथ की अगर हम बात करें, तो ऑन एन एवरेज, क्योंकि हर सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं तो मे बी 1 घंटा 2 घंटा एक दिन में जी मैथ सर। में देंगे। तो कितना जी सर।
टाइम सफिशिएंट होगा मैथमेटिक्स को बढ़िया से करने के लिए, बोथ कंटेंट पेडागोजी मिला के? जी सर, जब बच्चा तैयारी कर रहा है, अपने टेट एग्जाम की बात करें तो टेट एग्जाम चाहे आपका सुपर टेट हो चाहे सी टेट हो, अगर मैथ टॉपिक की बात करें और उसके कंटेंट की बात करें और पेडागोगी सेक्शन की बात करें, यानी कुल मिलाकर के 30 अंक की बात करें, जी। तो बच्चे को जीरो लेवल से शुरुआत करनी है। मान के चलिए बच्चे को अभी कंटेंट सारा भूल चुका है, उसने जी। ध्यान नहीं दिया, जो पढ़ा हुँ। वो निकल गया, अब भूल गया है, जी। तो उसे जीरो लेवल से शुरुआत करनी है। तो इसके लिए मिनिमम जो बच्चों को समय देना चाहिए वो कम से कम 6 मंथ देना चाहिए। और अच्छा। जो रोजाना के तौर पर हम बात करें तो रोजाना कम से कम 2 घंटे लगातार आप 6 महीने अगर समय देते हैं बच्चे, तो 30 नंबर में यहाँ पर जो पैडागोगी और कंटेंट आना है उसकी तैयारी हो जाएगी, अगर बच्चा लगातार ये चीज करता रहा तो। जी। अगर थोड़ा सा मान लीजिए कहीं समस्या आती है, बच्चा छोड़ देता है, 1 महीने पढ़ता है, फिर उसके बाद 1 महीना फिर छोड़ देता है, फिर 1 महीना पढ़ता है, फिर छोड़ देता है, इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके लिए, इस तरीके से तैयारी करने के लिए 1 साल भी कम पड़ेगा। क्यों हुँ। कम पड़ेगा? कि लगातार जो सीखने की क्रिया थी वो बीच में रुक जाती है। जब रुक जाएगी तो आपका जो क्रम था सीढ़ी चढ़ने का, स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जुड़ी होती है चीजें। जब जी। हम सीख रहे होते हैं तो हमने जो पहला चैप्टर सीखा उसी से रिलेटेड दूसरा होगा, तो हुँ। उसको हम एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, हमने 1 महीने का जो गैप लगा दिया उसमें हम पीछे वाले को 50% भूल जाएंगे। तब तक जी। 50% भूल, 1 महीने बाद आप दोबारा से पढ़ेंगे, फिर उसको दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको फिर वही सीखने में समय लगेगा। तो इस प्रकार से जो स्टडी करते हैं कि हमारा एग्जाम आने वाला है तो अभी पढ़ लेते हैं, कि हमारा अब फॉर्म आ गया तो अब पढ़ लेते हैं, फॉर्म जी। जैसे ही लगा कि एग्जाम नहीं होने वाला है तो फिर अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो स्टडी करेंगे तो आपको 1 साल भी मान के चलिए कम ही रहेगा, आप उसमें तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप मन लगा करके आप डेली की बात करें, डेली आप 2 आवर्स निकालते हैं, 2 घंटे निकालते हैं, तो आप 6 महीने में उस टेट के या सुपर टेट के एक सब्जेक्ट को कवर अच्छे से कर लेंगे 30 मार्क के लिए। जी। सर जी सर। जैसा कि आपने बोला कि 6 मंथ और कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेक हुआ तो फिर वो अनमैनेज्ड हो जी सर। जाएँगे। जी सर। तो अगर कोई बच्चा अभी इस वीडियो को देख रहा है और वो चाह रहा है कि वो आपसे तैयारी करना चाहता है, वो आपसे पढ़ना चाहता है सर, तो आपकी कोई जी ऐसी सर। बैचेज़ है जो उनको तैयारी करा देगी सीटेट के लिए? या उसके अलावा आपकी जो भी कुछ अगर आप करवा रहे हो तो सर प्लीज़ बताइएगा? जी सर। देखिए, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर या कुछ समय बाद देखें, जी। तो ये सभी, तो मेरे लगातार बैच यहाँ पर इन्हीं बच्चों के दृष्टिकोण से चलते रहते हैं। मैं हर महीने अपने नए कोर्स स्टार्ट करता हूँ, जहाँ से आपको जीरो लेवल से लेकर के चलता हूँ और आपका लास्ट तक पेडागोगी कंटेंट सहित कंप्लीट समझा करके बच्चों को 30 नंबर का तैयार कराया जाता है। तो ठीक। मैं हर महीने, बच्चा किसी भी महीने जुड़ना चाहे मुझसे, 6 महीने का समय लेकर के आ जाए मेरे पास, तो पूरी कंप्लीट उसकी पेडागोगी और कंटेंट की तैयारी हो जाएगी। मैं बिल्कुल कंप्लीट जीरो लेवल से सी टेट के, सुपर टेट, यूपी टेट और आपके साथ ही साथ रीट और एमपी टेट के बैच चलाता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपके अनअकैडमी पर और भी सर के माध्यम से कोर्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, मैं जो बैच चलाता हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ, और जिन बच्चों ने सीख लिया है, मान के चलिए और कुछ बच्चे हमारे साथ 2 महीने से जुड़े हुए हैं या 3 महीने जी। से लगातार कर रहे हैं, उनके लिए तो बैच चल ही रहा है, वो तो बैच कंटिन्यू आगे चलता रहेगा, स्टेप बाय सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे बढ़ रहा है। हुँ। ऐसा नहीं कि उनको फिर दोबारा बैच मिलेगा, उनका बैच तो कंप्लीट चलता रहेगा आगे। लेकिन नए बच्चे आएंगे उनके लिए नया बैच भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर बच्चा कोई भी सीखना चाहता है, अपनी तैयारी करना चाहता है, और यहाँ पर तो एक बेनिफिट ये भी मिलता है अपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, कि बच्चा किसी भी सी टेट की या एमपी टेट की या सुपर टेट की तैयारी करना चाहता है, तो यहाँ हमारे कोर्स के अलावा भी उसे इसी पेमेंट में सभी सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो अपने इसी प्रकार से जैसे मेरे साथ सीखेगा, उसी प्रकार से बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश, संस्कृत, ये सभी विषय बच्चा आराम से सीख सकता है। हुँ। बस उसको मैनेज करना पड़ेगा अपना टेबल, और उसके अनुसार उसे लगातार अपना समय देना पड़ेगा और 100% उसे सफलता मिल जाएगी। तो जी। यानी लगातार मेरे कोर्स महीने के लॉन्च होते रहते हैं, जिसमें मैं जीरो लेवल से कराता रहता हूँ, और जो कोर्स बच्चों ने पहले ही ज्वाइन कर लिया वो तो आगे लगातार चलता ही रहता है, वो रुकेगा नहीं, वो तो 6 महीने के बाद ही रुकेगा। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पर तैयारी कर सकते सर अभी आपका कौन-कौन सा कोर्स चल रहा है और उसकी टाइमिंग क्या है सर? हैं। हाँ जी सर, मेरा अभी चल रहा है एक सुपर टेट का कोर्स, अभी स्टार्ट हुआ है। अब 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है सुपर टेट का, वो जी। सुबह 8 बजे चलता है। तो उसमें मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सुपर टेट की तैयारी करा रहा हूँ, कंप्लीट उसमें सिलेबस है, जी। बैच कोर्स है। और एक कोर्स मेरा सुपर टेट का चलने के अलावा एक चल रहा है अपना सी टेट का, जो 6 महीने का बैच कोर्स है, वो भी 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और हुँ। वो आपका 2 जुलाई तक चलेगा। तो जी। उसमें भी बच्चा जो अभी तक नहीं आए हैं वो भी जुड़ करके इस बैच कोर्स से पूरा कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बैच कोर्स यहाँ पर बच्चों के लिए एमपी टेट का भी स्टार्ट होने वाला है, जो एमपी टेट अच्छा। के बच्चे हैं
उस पे जुड़ पाएंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर देखा जाए तो हमारी सुबह एक 8 बजे क्लास चल रही है, एक शाम को 8 बजे, यानी टाइम हमारा सेम है। जिससे बच्चा टाइम सेम इसलिए है क्योंकि बच्चा वहां पर भूले नहीं, क्योंकि याद रखना है उसे केवल 8 बजे के सर जी, की क्लास सुबह और मिलेगी। शाम 8। जी हाँ, सुबह और शाम 8 बजे चल रहा है। एक जी सीटेट के लिए चल रहा है, एक के लिए चल रहा है। जी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं तैयारी, कुछ यूपी डेट दोनों कर रहे हैं, और जी सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जी दोनों की तैयारी करना चाहिए, दोनों के लिए उन्हें सेम टाइम याद रखना है कि 8 बजे सुबह, 8 बजे जी शाम को। जी। तो सर आपकी जो सीटेट की बैच जो चल रही है या सुपर टेट की चल रही है, तो अगर मान लीजिए कोई जी एमपी सर। टेट या रीट या यूपी टेट या और भी जो आने वाले जिसके फॉर्म नहीं आए, जैसे छत्तीसगढ़ है, बिहार है, जी अलग-अलग सर। स्टेट के टेट्स की अगर वो कोई तैयारी करना चाहते हैं अभी से, तो आपके कौन से वाले जी बैच में सर। जुड़ जाएँगे तो उनको फ़ायदा होगा? हाँ, अगर अदर टेट की बात करें, किसी भी टेट राज्य से आप टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स का कंटेंट जो टॉपिक है वो सभी टेट के लिए आपके सेम है। उनमें हुँ, थोड़ा सा एक दो टॉपिक अंतर होता है, नहीं 95% आपके सेम टॉपिक है। तो जी। आप हमारी मैथ के किसी भी कोर्स में आप जुड़ जाएंगे, स्टार्टिंग से बस जुड़ जाएं, तो आप किसी भी हुँ, टेट की तैयारी करें, छत्तीसगढ़ की करें चाहे रीट की करें, तो कंटेंट वाले टॉपिक की मैं बात करूं तो आपके सेम टॉपिक है 95%। तो बस बच्चे को क्या है ना, वहां पर स्टार्टिंग से जुड़ना है। चाहे आप ओडिशा टेट की, ओ टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार टेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आपका कंटेंट वहां से मिल जाएगा। अब बात आती है वहां पर पेडागोगी की। तो हुँ, पेडागोगी के लिए वहां पर अलग अलग तरीके से वहां पर मैं कंप्लीट टॉपिक कराता हूँ, एक अलग से कोर्स भी लॉन्च कर देता हूँ। ये तो कोर्स चलता ही रहेगा, और वहां पर अलग से रहता है। जैसे आप बिहार से हैं, चाहे बिहार टेट के हैं, चाहे रीट रीट की पेडागोगी की बात करें, चाहे सी टेट की करें, तो वहां पर मैं ये देखता हूँ वहां पर सी टेट में कितने टॉपिक हैं आपके पेडागोगी, रीट में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से कॉमनली हैं और कौन से अलग हैं। तो उन जी, टॉपिक का सारा लेकर के मैं एक पेडागोगी कोर्स बना करके देता हूँ बच्चों को, जिसमें सभी टेट की पेडागोगी आपकी आ जाती है। तो उसमें बच्चा अपने अपने टॉपिक, जिसको भी जांच की तैयारी करनी है, वो पेडागोगी भी कवर हो जाती है और कंटेंट भी कवर हो जाता है। तो बच्चा किसी भी क्लास में हमारे में जुड़ जाए, जी, अगर सी वाले में जुड़ जाए चाहे एमपी टेट वाले, कंटेंट तो आपको मिल ही जाएगा, और पेडागोगी वाला अलग से मैं रख देता हूँ उसमें, जिससे पेडागोगी क्लियर हो जाता है। और साथ ही साथ वहां पर ऐसा एक भी क्वेश्चन पॉइंट नहीं छोड़ा जाता है कि बच्चा वहां से पेडागोगी क्वेश्चन को ना निकाल पाए। अपने जो भी डाउट है उनको भी डायरेक्टली बच्चा पूछ सकता है कि हमारी ये डाउट है सर, हमें ये पेडागोगी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कंटेंट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अपना फटाफट से फोटो खींचे और भेजें सर के पास, और तुरंत उसका समाधान है। जो तो मतलब कहने का मतलब इस बहुत क्लियर है कि किसी भी टेट एग्ज़ाम की अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो सुबह या शाम के 8 बजे किसी टाइम मैं जुड़ जाऊँ और जी सर, और अगर बिल्कुल। कुछ ज़्यादा क्वेरी हो तो हम क्लास में कर सकते हैं, उसमें आप मदद करेंगे ही हाँ हाँ, जी कि सर, अगर हाँ। कुछ एडिशन हो या कुछ चीज़ें हाँ, छूटी हुई हो या अलग कौन से से कोई बैच उनके क्वेश्चन है, कोई भी अंदर से प्रश्न उठ रहे हैं, वो क्लास में आकर के पूछ सकते हैं, बता पूछ सकते हैं सकते अपनी हैं। समस्या, उन जी, समस्या का भी समाधान किया जाएगा। या कोई जी। भी टॉपिक छूट रहा है बताएंगे तो उस टॉपिक को भी अच्छे से कराया जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये आई थिंक बढ़िया बात है क्योंकि बच्चे ना सर अक्सर क्लास में जाएँगे पूछते रहेंगे, ये यूपी टेट की क्लास है, कि रीट की क्लास है, कि एमपी टेट की क्लास है। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं। इसलिए मैं ये हाँ क्लियर जी कर सर, देना जी सर। चाहता था कि आपके किसी ये, भी हाँ, बैच ये में मैं बच्चों का चले भ्रम जाऊँ। रहता है कि बच्चों को हाँ। लगता है कि हम जो यूपी टेट में जुड़ गए तो हमें तो यूपी टेट की क्लास मिलेगी, ये बच्चों का जी, भ्रम जी। रहता है। जी, जी, नहीं, हाँ। वही चीज मैं दूर करना चाह रहा हूँ कि 95% आपके टेट के लिए सेम टॉपिक है, और 5% टॉपिक अलग अलग हो जाते हैं। तो वे हम 5% जो टॉपिक है उनको भी अलग अलग कवर करा देते हैं। तो जी, उसके इस तरीके से 100% सिलेबस मिलता है, 100% कंटेंट, 100% जी, पेडागोगी सेक्शन। जी, तो कोई जी। भी पॉइंट ऐसा रहता नहीं कि आपको वहां पर यूपी टेट या सी टेट या वो कहें रीट या उड़ीसा टेट के लिए या बिहार टेट के लिए हाँ। अलग अलग देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर टेट के लिए आपके 95% सेम है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर कंप्लीटली आई थिंक बच्चों को भी आइडिया हो गया होगा और मोर ओवर बच्चे जब क्लास में जाएँगे तो और ज़्यादा जुड़ेंगे और ज़्यादातर बच्चे तो आपके क्लास में जाते ही हैं जी सर। सर। सर जी सर। बहुत अच्छा आपसे बात करने में लग रहा है। लेकिन घड़ी की सुई भी जी सर, हमें मुझे भी बहुत अच्छा बता रही फील हो रहा है कि हमारी इस सबके साथ लगातार बातचीत चल रही जी, है। जी, जी। इंटरव्यू है। अ, सर जी सर। और भी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो या जाते-जाते अगर आप कुछ बच्चों को संदेश देना चाहते हो सर, कुछ भी अगर आपके मन में हो शेयर करने का बच्चों के साथ क्योंकि बच्चे को भी कभी-कभी मौका मिलता है, क्लास में तो आप पढ़ाते ही रहते हैं। तो जो कुछ भी जी सर। एडिशनली आप शेयर करना चाहते हो बच्चों के लिए या कुछ भी बताना चाहते हो, तो ज़रूर बताइएगा सर। जी सर, देखिए बच्चों के लिए हम दो बातें कहना चाहेंगे। जिन बच्चों को अपनी तैयारी करनी है और अपनी सफलता हासिल करनी है, उनको नंबर एक, उन्हें अपनी अभी से और आज से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। उनको इंतजार ये नहीं करना है कि हमारी वैकेंसी कब आएगी, हमारा विज्ञापन कब आएगा। इसका इंतजार नहीं करना है, वो तो अपने समय से आएगा, उसे तो नहीं रोक रहे हैं आप, वो तो आना है तब आएगा ही। लेकिन आपका जो समय है पढ़ने वाला,
जो तैयारी करने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए, वो समय निकल जाएगा। मान के चलिए आपको तैयारी करने के लिए अभी से 6 महीने हो रहे थे, और लेकिन फॉर्म आया आपका 3 महीने के बाद, उसके बाद आप तैयारी करना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं कि सर हमारा कट ऑफ में 2 नंबर से रह गया। तो ये आपका अफसोस है, और केवल सोच सकते हैं, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव लाना है, सफलता हासिल करना है, तो बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी विज्ञापन के अभी से तैयारी में लग जाएं, 100% सफलता मिलेगी। फिर वो कहेंगे कि हमने 6 महीने जो मेहनत की थी, वो आज हमारी लाइफ के लिए एक कारगर सिद्ध हुई है। और जो हमारी सोच थी कि हम 6 महीने के लिए नहीं, हम 3 महीने के लिए पढ़ेंगे, तो जो हमारी सोच थी वो उसमें परिवर्तन सर ने किया, और हमने उसी प्रकार से हमने अपनी स्टडी तैयार की है, और अपनी स्टडी शुरू की, तो हमें सफलता मिल गई। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे अभी से तैयारी में लग जाएं, ये ना सोचे कि हमारी वैकेंसी आएगी उसके बाद तैयारी करेंगे। क्योंकि अगर सफलता लेनी है, तो अगर सफलता नहीं लेनी है, बस यही नाम करना है कि हमने तैयारी की है, फॉर्म ही डालना है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बस ये दिखाना होता है कि हमने फॉर्म डाल दिया है, जी हम भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो तो बस 1-2 महीने के लिए आते हैं, उन्हें ये जॉब नहीं लेनी है। तो जी जिनको इसलिए जॉब लेनी है, तो उनको ये नहीं इंतजार करना है कि हमारा फॉर्म कब आएगा और हमारा विज्ञापन कब आएगा, तब हमें तैयारी करना है। नहीं, अभी से तैयारी में लग जाए, 100% सफलता मिलेगी। जी जी बिल्कुल जी। सर। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बातें और बहुत ही बेहतर बातें कही, और मुझे लगता है कि इतने सहज रूप में आप और इतने सटीक बातें आप करते हैं कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और मैं भी जी ईश्वर सर, से मुझे भी बहुत प्रार्थना अच्छा लगा, करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कि आप ऐसे ही लाखों लाख आपके स्टूडेंट बड़े-बड़े जगह पे पहुँचे। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ। आप खूब तरक्की करें सर, खूब आगे बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र का एक बहुत ही बेहतर सितारा आप बनें, और हम मुझे तो ख़ास करके एक कलीग होने के नाते, क्योंकि हम लोग साथ पढ़ाते हैं, और कहीं न कहीं आपके एक जी समय सर। में टीचर होने के नाते भी मैं बहुत दिल से दुआ करता हूँ यस आपके सर। लिए, और नमन करता हूँ आपकी प्रतिभा को, आपके मेहनत को जो आप बच्चों के लिए कर रहे हैं सर। और ये एक मिसाल है आप, जो कि अपनी मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे, कोई भी बैकग्राउंड नहीं, कोई भी पहुँच नहीं, कुछ भी नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली, एक छोटे से जगह से रह के आप पूरी देश को आप पढ़ा रहे हैं। तो हर बच्चे ये चीज़ यहाँ से सीख जी सकते सर। हैं कि हम सब कर सकते हैं, अगर हमारे पास वो पैशन हो, वो डेडिकेशन हो। और जैसा कि आपके यस दोनों ही सर। इंटरव्यू में सर हमेशा सटीकता लगी मुझे, कि एकदम टू द पॉइंट आपने बात की, और बहुत ही फ्रैंकली और बहुत ही परफेक्शन के साथ बात की। तो अगर ये मोटो क्लियर है, तो स्टूडेंट कुछ कर सकता है। और मुझे लगता है कि अगर जो बच्चे दोनों ही वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और बाकी ज़्यादा कुछ सीखना है, तो अब बहुत हो गया, सर के क्लास में जाइए और वहाँ पर सीखिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैथमेटिक्स में सर आपको बिल्कुल एक बड़े स्तर पर ले जाकर छोड़ेंगे। तो सर एक बार फिर से आपका मेरी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से और सारे स्टूडेंट की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया आपको हमारे इस इंटरव्यू में आने के लिए सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद सर। और बच्चों, आप लोग देख रहे थे हमारे सर के साथ एक दूसरा पार्ट इंटरव्यू का। बहुत अच्छा लगा बात करके करके हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला हम सभी लोगों को। ऐसे ही हम आपके साथ मिलते रहेंगे। आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता-पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बाँटें। बाय-बाय। जय हिंद।